हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2021 का, उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक वीडियो में मैं इसका एक पार्ट अपलोड कर चुका हूं, उसमें हम ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। यूसेज इन यू हैव हिस्ड द मिस्ट्री लेक्चर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे देखिए, इनिशियल साउंड की ट्रांसपोजिशन हुई है हिस्ट द मिस्ट्री। यहाँ पे हिस्ट्री होना चाहिए था और यहाँ पे मिस्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो ये साउंड यहां आनी चाहिए थी और ये साउंड यहां आनी चाहिए थी। तो ट्रांसपोजिशन ऑफ यूजुअली इनिशियल साउंड ऑफ टू वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स, तो उसको हम स्पूनरिज्म बोलते हैं। जहां पे इनिशियल साउंड की ट्रांसपोजिशन होती है उसको हम स्पूनरिज्म बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, इन विच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट डज मिल्टन रेफर टू आगरा एंड लाहौर ऑफ द ग्रेट मुगल। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ने एक बुक लिखी है, उस बुक में आगरा और लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल, इसको इसकी ब्यूटी जो है, आगरा और लाहौर की ब्यूटी को फैसिनेट किया गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। जब इंडिया में मुगल एम्परर था, जब इंडिया में मुगलों का राज था, मुगल एम्परर की अगर हम बात करें तो जैसे कि अकबर है, अकबर के बाद जहांगीर, देन उसके बाद शाहजहां, एंड लास्ट में फिर था औरंगजेब। ठीक है, ये इस टाइम पे रूलर थे। मुगल एम्परर जब इंडिया में था तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा एम्फसाइज किया गया था। तो ये जो राइटर हैं जॉन डन, ये फैसिनेट थे लाहौर और आगरा की ब्यूटी से। और जॉन डन ने पैराडाइज लॉस्ट में बुक लिखी है, जो 12 बुक्स हैं उसमें से 11th बुक जो है उसमें ये सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इसका ऑप्शन भी डी हो जाएगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉवेल्स बाय डेविड लॉज। इनमें से बताना है कि डेविड लॉज ने कौन कौन सी नॉवल लिखी है। सबसे पहले है द ब्रिटिश म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन। ये नॉवल लिखी है डेविड लॉज ने और ये एक कॉमिक बुक है। देन इसके बाद है द सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर ये बुक लिखी है लुसिंडा रेले ने, लुसिंडा रेले ने। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। चेंजिंग प्लेस भी डेविड लॉज ने लिखी है और ये एक कैंपस नॉवल है। इसका सबटाइटल है ए टेल ऑफ टू कैंपस। ये एक ट्रायलॉजी है। ट्रायलॉजी में फर्स्ट जो है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी चेंजिंग प्लेस, और इसकी सेकंड जो इंस्टॉलमेंट आई थी, इसमें जो सेकंड नॉवल थी स्मॉल वर्ल्ड, स्मॉल वर्ल्ड। और जो थर्ड ट्रायलॉजी है नाइस वर्क। ये तीनों वर्क जो है डेविड लॉज ने लिखे हैं। और एम्पायर ऑफ द सन लिखा है जेजी बैलार्ड ने, जेजी बैलार्ड। ठीक है, तो ये तीन हो गई, ए सी और डी। ए सी डी देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है, मैच द लिस्ट विद लिस्ट टू। लिस्ट मैच करनी है। लाई ऑफ द लैंड ये बुक किसने लिखी है, राजेश्वरी सुंदर राजन। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है लाई ऑफ द लैंड, राजेश्वरी सुंदर राजन ने लिखा है। मास्क ऑफ द कॉन्क्वेस्ट लिखा है गौरी विश्वनाथन ने, इसको हम इसके साथ मैच करेंगे। रीथिंकिंग इंग्लिश लिखा है स्वाति जोशी ने, और द गिफ्ट ऑफ इंग्लिश लिखा है आलोक मुखर्जी ने। तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड है ऑप्शन नंबर बी में। तो ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है यहाँ पे। देन इसके बाद आगे है, द एमएलए स्टाइल शीट इज ए कंपाइलेशन ऑफ स्कॉलरली कन्वेंशन एंड डायरेक्टिव्स was first published in। ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले एमएलए सीट क्या है, ये मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। थीसिस स्कॉलर यूज करते हैं इसको, थीसिस लिखते टाइम, और रिसर्चर यूज करते हैं। तो ये सबसे पहले आई थी 1951 में, इसको सबसे पहले पब्लिश किया गया था। और एक चीज और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे पेपर में पूछी जा सकती है, ये इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो नाइन्थ वर्जन आया है 2021 में, 2021 में लेटेस्ट कौन सा है, नाइन्थ, ये भी याद रखना। देन नेक्स्ट है फिर, व्हाट वाज द सेंटर सेटअप द स्टडिंग कल्चर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम। कौन सा सेंटर सेटअप किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में कल्चरल स्टडी के लिए। कल्चरल स्टडी के लिए 1964 में एक ट्रिपल CS के नाम से एक सेटअप किया गया था, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, और इसके फर्स्ट एडिटर थे रिचर्ड होगार्थ।
रिचर्ड होगार्थ, और इसके सेकंड डायरेक्टर बने थे स्टुअर्ट हॉल। तो CCCS, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडी, ऑप्शन नंबर ए वाला सही आंसर है इसमें। देन आगे है, विच ऑफ दीज मे बी सेड टू बी ट्रू ऑफ जर्नल पब्लिश्ड फ्रॉम बॉलिंग ग्रीन यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1969 विच कैरिड एसे ऑन स्पाइडरमैन कॉमिक्स, रॉक म्यूजिक एंड डिटेक्टिव फिल्म्स। इनमें से कौन सा सही है, किस पे वो ज्यादा एम्फसाइज किया है उसने? इसने पॉपुलर कल्चर पे फोकस किया है और पॉपुलर कल्चर को का जो डोमिनेंस है वो ब्रेक डाउन होने की बात की है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। इट सॉट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलर कल्चर, पॉपुलर कल्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में बात की है, ये ऑप्शन सही है। इट सॉट टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ एलाइट कल्चर की बात नहीं की है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इट सॉट टू बटरस द कैनन बाय मेकिंग इट मोर एलाइटिस्ट, एलाइटिस्ट की तो बात इसमें नहीं है। इट सॉट टू ब्रेक डाउन द डोमिनेंस ऑफ हाई कल्चर, हाई कल्चर के डोमिनेंस होने की भी बात की है इसमें, तो ये ऑप्शन भी सही होगा। ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसमें सही आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, द सेट ऑफ इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स टेकन बाय ए सिंगल वर्ड इज। ऑप्शन में दिया गया है लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या होता है? इट इज ए यूनिट ऑफ लेक्सिकल मीनिंग, इट रफली कॉरस्पॉन्ड टू ए सेट ऑफ फॉर्म टेकन ए सिंगल रूट वर्ड, सिंगल रूट वर्ड से जिसकी फॉर्म की जाती है उसको लक्ष्मी बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है जो हमारा क्वेश्चन से मैच कर रहा है, इन्फ्लेक्टेड फॉर्म टेकन बाय ए सिंगल वर्ड। मॉर्फ्यूम क्या होता है? मॉर्फ्यूम एक मीनिंगफुल लिंग्विस्टिक यूनिट होती है जिसमें एक वर्ड कंसिस्ट होता है, मीनिंग उससे निकलना चाहिए, उसको मॉर्फ्यूम बोलते हैं। और फोन्यूम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है स्पीच की, जो डिस्टिंग्विश करती है एक वर्ड को दूसरे से। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं फोन्यूम का, जैसे कि मैंने यहाँ पे टैब लिखा, टैब, टैग, टैप, तो लास्ट में देखो एक एक वर्ड को ये डिस्टिंग्विश कर रहा है, ये इसमें डिफरेंशिएट कर रहा है। और सिमीम क्या होता है? सिमीम इज ए सिमेंटिक लैंग्वेज ऑफ यूनिट, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर है। देन आगे है, मैच करना है, लिस्ट दी गई है। इंग्लिश अगस्त, इंग्लिश अगस्त किसने लिखा है? उपमान्यु चटर्जी ने। इन कस्टडी अनीता देसाई ने लिखा है। सच ए लॉन्ग जर्नी, ये रोहिंटन मिस्त्री ने लिखा है। एंड फनी बॉय लिखा है श्याम सिल्वादोराई। श्याम सिल्वादोराई वाज ए श्रीलंकन कैनेडियन राइटर। और ये जो फनी बॉय नॉवल है ये कमिंग एज नॉवल है, ये एक जोनरा है, बिल्डिंग्स रोमन बोलते हैं जिसको, आगे क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन में देखते हैं ए जो है वो फोर्थ कौन से में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी में है ए फोर्थ, बी कस्टडी अनीता देसाई सेकंड के साथ है, सी थर्ड है, और डी फनी बॉय जो है वो फर्स्ट का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द अर्लीस्ट कॉलोनियल पब्लिशिंग इनिशिएटिव दैट अप्लाई टू इंडिया। कौन से दो इनिशिएटिव अप्लाई किए गए थे अर्लीस्ट कॉलोनियल टाइम पे? तो इसमें दो है, म्यूरे कॉलोनियल एंड होम लाइब्रेरी सीरीज, ये वाला है एक तो, और एक दूसरा है कॉलोनियल लाइब्रेरी सीरीज बाय मैकमिलन। ये दोनों अर्लीस्ट पब्लिशन है कॉलोनियल टाइम पे। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर। इसके बाद आगे है, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में इनको सेट करना है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, इसको टीएस इलियट ने प्रोपाउंड किया है द मेटाफिजिकल पोएट में। मेटाफिजिकल पोएट जो है एक ऐसे लिखा है टीएस इलियट ने 1921 में। अनरिलायबल नरेटर लिखा है वेनसी बूथ ने, वेनसी बूथ, इन्होंने एक बुक लिखी है द रेटोरिक ऑफ फिक्शन, 1961 में ये बुक आई थी, रेटोरिक ऑफ फिक्शन। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी ये प्रोपाउंड किया है 1931 में एंटोनियन आर्टोड ने, एंटोनिन आर्टोड, ठीक है। और इगोस्टिकल सबलाइम दिया है जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स ने 1818 में, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इसमें इगोस्टिकल सबलाइम, डी आएगा सबसे पहले, डी ऑप्शन देखो 3 में दिया गया है। देन उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी आएगा जिसको 1921 में टीएस इलियट ने लिखा था। डी ए देखो अब कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। उसके बाद सी थिएटर ऑफ क्रुएलिटी है, देन अनरिलायबल नरेटर, ठीक है। तो डी ए सी बी ये ऑप्शन हमारे सही होंगे, ये मिल रहा है हमें ऑप्शन नंबर सी में। देन आगे है, arrange the following groups of poets in their chronological sequence in relation to English literary history।
तो ये ऑप्शन में कुछ पोइट्स के मूवमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट है इमेजिस्ट पोइट, ये 1912 के आसपास आया था। इसमें टी.ई. ह्यूम, एजरा पाउंड ये पोइट्स थे। और कैविलियर पोइट्स जो है 1625 से 49 तक, जब चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड में किंग था, जो उसके फॉलोवर्स थे या जो उसके कोर्ट में जो पोइट्स काम करते थे उनको कैविलियर पोइट्स बोला जाता है। और ये पोइट्स थे जैसे कि एंड्रयू मार्वल है, हर्बर्ट रीड, हेनरी वोगम, ये सारे कैविलियर पोइट्स में आते हैं। देन द मूवमेंट पोइट, ये 1950s के आसपास ये मूवमेंट आया था और इसके अंदर पोइट्स थे फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, डोनाल्ड डेवी, डीजे इनराइट, ये सारे पोइट्स जो है आते हैं मूवमेंट पोइट में। देन उसके बाद है लेक पोइट। लेक पोइट किसको बोला जाता है? जो रोमांटिक पीरियड था उसमें रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस्ट्री कोलरिज, इनको लेक पोइट बोला जाता है। तो ये 1798 से स्टार्ट हुई थी ना एज। तो सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले 1625 के आसपास जो कैविलियर पोइट्स थे, तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा। तो ये सी और डी ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने चूज करना है फर्स्ट और सेकंड से। उसके बाद लेक पोइट आए थे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। देन उसके बाद 1912 में आया इमेजिस्ट मूवमेंट, तो फिर ऑप्शन ए आ जाएगा। और लास्ट में आएगा फिर द मूवमेंट पोइट 1950 में, ये BDAC। देखो BDAC हमें मिल रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। देन आगे है विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट डिड द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 रिकमेंडेड सेटिंग अप द यूनिवर्सिटीज। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं। इसको आपने पेपर 1 में भी पढ़ा होगा। तो इसमें यूनिवर्सिटी में कौन कौन से डिपार्टमेंट सेटअप होने की बात की थी? इसमें अरेबिक, इंग्लिश और लॉ, ये 3 डिपार्टमेंट सेटअप होने की बात की गई थी। फ्रेंच इसमें नहीं था, तो फ्रेंच एलिमिनेट हो जाएगा। और देखो कौन से ऑप्शन में सी नहीं है, पहले ऑप्शन में ही सी नहीं है, बाकी सब में सी ऑप्शन दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है फिर हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएट विद ए फिलोसफी ऑफ पैराक्सिस। फिलोसफी ऑफ पैराक्सिस से जो कौन सा राइटर एसोसिएट करता है? ये जो पैराक्सिस है ये एक अटेम्प्ट किया गया था एंटोनियो ग्राम्सी के द्वारा प्रेजेंट करने के लिए मार्क्सिज्म एज ए पॉलिटिकल फिलोसफी, और रिलेशन को प्रमोट किया गया था इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में। तो एंटोनियो ग्राम्सी एसोसिएट विद फिलोसफी ऑफ प्रैक्टिस, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डे सोसोर लैंग्वेज इज। फर्डिनेंड डे सोसोर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है? इंटरलॉकिंग स्ट्रक्चर है, इंटरलॉक है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, ये लैंग्वेज सही है। इसके बारे में सिस्टम ऑफ कांस्टेंट चेंज ऐसा नहीं बोला फर्डिनेंड सेसोर ने। और ए सिस्टम ऑफ साइन, ये एक सिस्टम है साइन का, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए और सी दोनों ही सही ऑप्शन है, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है फिर विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज चार्ल्स बॉडलेयर फ्लावर्स ऑफ इविल जनरली एसोसिएट। फ्लावर्स ऑफ इविल जनरली किससे एसोसिएट करती है? फ्लावर्स ऑफ इविल एक टेक्स्ट लिखा है, एक बुक लिखी है चार्ल्स बॉडलेयर ने। इसमें चार्ल्स बॉडलेयर ने सिंबलिस्ट और मॉडर्निस्ट मूवमेंट जो है, इन 2 मूवमेंट्स को एसोसिएट किया है फ्लावर्स ऑफ इविल्स में। बी एंड सी इसमें हमारा राइट आंसर होगा। बी एंड सी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी में। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैलेसियस इवैल्यूएशन ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड द स्टडी ऑफ पोइट्री। मैथ्यू आर्नोल्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने इवैल्यूएशन जब हम करते हैं पोइट्री की, तो कुछ फैलेसियस एस्टिमेट है, कुछ फॉल्स एस्टिमेट है जो हम करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो पर्सनल एस्टिमेट के बारे में बोला है और एक हिस्टोरिकल एस्टिमेट। 2 एस्टिमेट बताए हैं, ऑप्शन बी में दिया है पर्सनल और डी में है हिस्टोरिक एस्टिमेट। तो बी और डी ये दोनों ऑप्शन सही है। बी एंड डी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 3, सो सी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है फिर हु इज द ऑथर ऑफ द अदरनेस ऑफ इंग्लिश इंडियाज एंटी टंग सिंड्रोम। इसका ऑथर कौन है? ये बुक लिखी है प्रबल दास गुप्ता ने, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला है अरेंज द फॉलोइंग जर्नल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इन जो जर्नल्स दिए गए हैं इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना है। लॉन्गमैन्स मैगजीन जो है ये आई थी 1882 में, सीजे लॉन्गमैन ने इसके एडिटर थे। और कॉर्नहिल मैगजीन जिसके एडिटर थे विलियम मैकपीस थैकरे, विक्टोरियन मैगजीन है ये, 1860 में ये मैगजीन आई थी। देन ब्लैकवुड मैगजीन आई थी 1817 में।
विलियम ब्लैकवुड इसके एडिटर थे। देन ब्लेंटले मिसलेनी आई थी 1836 में, 1836 में। तो ऑप्शन सी हमारा सबसे पहले आएगा, उसके बाद डी आएगा, CDBA। CDBA इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी, सो दिस विल बी द राइट आंसर। देन इसके बाद नेक्स्ट है फिर, which pair of linguistic in the following list is associated with speech act? speech act से कौन सा linguistic associate करता है? speech act was given by J.L. Austin, सबको पता होगा। तो J.L. Austin and John Searle, ये दोनों है स्पीच एक्ट थ्योरी से जो एसोसिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें हमारा सही। इसके बाद नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल एज असर्शन एंड अदर इज लेबल एज रीजन। तो रीजन देखते हैं, एम्प्लॉयड रीडर शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम द रियल रीडिंग इंडिविजुअल टू डिसएम्बॉडीड डायमेंशंस। सबसे पहले देखो एम्प्लॉयड रीडर क्या होता है। एम्प्लॉयड रीडर वो होते हैं जिनकी थॉट और एटीट्यूड जो है वो अलग होता है एक्चुअल रीडर से, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयड रीडर शिफ्ट अटेंशन फ्रॉम रियल रीडिंग। तो यही बोल रहे हैं कि एक्चुअल रीडिंग जो है उससे उनकी अटेंशन शिफ्ट हो जाती है, तो वो ठीक है रियल रीडिंग पे ध्यान नहीं देते हैं वो। तो ये ऑप्शन सही है। रीजन है फिर, द डियर रीडर इन्वोक्ड इन द रियलिस्ट नॉवेल्स इज ए फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्टेंट रीडर। और जो डियर रीडर कौन होते हैं, ये कॉल होती है फ्रॉम ए टेक्स्ट टू समथिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट, जो बियॉन्ड द टेक्स्ट की बात करते हैं। तो रियलिस्ट नॉवेल्स की बात ये नहीं करते, ये इसमें इन्वोक नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें असर्शन सही दी गई है और रीजन गलत है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। आगे है फिर, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, फिर दो स्टेटमेंट दी गई है। ऑल रिसर्च बीइंग ओरिजिनल एंड अनइंस्पायर्ड, इट इज रेयर फॉर ए रिसर्चर टू बिगिन ए प्रोजेक्ट बाय ड्राइविंग आइडियाज फ्रॉम प्रोसीजर्स। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो इसको, ऑल रिसर्च बीइंग ओरिजिनल, क्या सारी की सारी रिसर्च जो है वो ओरिजिनल होती है? एंड अनइंस्पायर्ड, क्या वो अनइंस्पायर्ड होती है? ऐसा नहीं है, वो किसी न किसी चीज से इंस्पायर्ड होती है। और ओरिजिनल नहीं होती है क्योंकि पहले जब रिसर्च, पहले कोई सर्च की गई है उसी को दोबारा से सर्च करना, उसको रिसर्च बोलते हैं, इसलिए वो ओरिजिनल नहीं होती। It is rare for a researcher to begin a project by deriving ideas from procedure। क्या कोई प्रोसीजर जो पहले से चल रहा है उससे आइडियाज जो रिसर्चर डिराइव करता है, क्या वो रेयरली ही डिराइव करता है? पहले से जो प्रोसीजर चल रहा है उसी से तो आइडियाज को डिराइव किया जाता है, तभी तो उसको रिसर्च बोलते हैं। क्या इन प्रोसीजर से वो रिसर्चर जो है वो रेयरली आइडियाज को डिराइव करते हैं? ऐसा भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगी। देन आगे की स्टेटमेंट है, स्टडिंग द डॉक्यूमेंटिंग पास्ट वर्क ऑन द रिसर्च टॉपिक स्टिफल्स द कंटिन्यूअल एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। हम स्टडी करते हैं या डॉक्यूमेंटिंग करते हैं किसी पास्ट वर्क को, ठीक है, कोई रिसर्च का टॉपिक जो है वो स्टिफल करता है। स्टिफल मतलब होता है दबा देना, वो दबा देता है कंटिन्यूअल एक्सपेंशन को ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन की जो नॉलेज है वो कंटिन्यू एक्सपेंड हो रही है। तो क्या हम किसी पास्ट वर्क की स्टडी करते हैं, किसी डॉक्यूमेंटिंग को स्टडी करते हैं, तो क्या वो इसको, हमारी जो नॉलेज है उसको दबा देगा? ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये तो नॉलेज हमारी और ज्यादा बढ़ाएगा। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें गलत दी गई है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है इसमें। इसके बाद है, हु रोट द स्टोरी द वोटर। वोटर जो है ये स्टोरी किसने लिखी है? ये स्टोरी कोलैबोरेशन में लिखी गई है। एक तो चिनुआ एचबे इसने लिखा है और दूसरा राइटर है बेट्सी एल्केनब्रेक, ये है दूसरा राइटर। दोनों ने कोलैबोरेशन में लिखा है, चिनुआ एचबे ने और बेट्सी एल्केनब्रेक ने, ठीक है। और ये वोटर जो है ये क्या स्टोरी है इसमें? वोटर कंफ्यूज है। इसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके कैंडिडेट जो है वो इलेक्शंस में खड़े हैं, तो वो वोट देने के लिए इसमें जो वोटर है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी से, दोनों कैंडिडेट से ब्राइब ले लेता है। अब वो कंफ्यूज है कि मुझे कौन सी पार्टी को वोट करना है, कौन से कैंडिडेट को वोट करना है। और ये स्टोरी जो है यूमोफिया विलेज में सेट की गई है, नाइजीरियन में। तो ये स्टोरी है वोटर की, चिनुआ एचबी को जिसने लिखा है चिनुआ एचबी और बेट्सी एल्केनब्रेक ने लिखा है। देन इसके बाद है फिर नेक्स्ट, Which two are the works of टेड ह्यूज। टेड ह्यूज के दो वर्क्स कौन से हैं? पहला जो ये वर्क है वाइल्ड ट्रैक, इसको लिखा है बर्नार्ड कॉर्नवेल ने, बर्नार्ड कॉर्नवेल।
ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो वाइल्ड ट्रैक है काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इसमें थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कैरेक्टर है निक, इसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था, कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि तुम अब कभी चल नहीं सकते हो, बट एज यू नो नोबडी कैन स्टॉप देम हु हैव पैशन फॉर टू डू समथिंग। जिसका कुछ करने के लिए कुछ पैशन होता है उनको कोई नहीं रोक सकता। तो निक जो है उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था और बाद में इनको हायर किया गया था एज ए कैप्टन। और ऐसा ही एक एग्जांपल जो है मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। एक वेस्ट इंडीज क्रिकेट प्लेयर है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन नाम सुना होगा आप सबने। द सेम थिंग हैपेंड विद निकोलस पूरन। एन एक्सीडेंट हेल्ड विद निकोलस पूरन एंड डॉक्टर टोल्ड हिम यू नेवर प्ले अगेन, बट he did a lot of struggle and he defeated the doctor's testimony and he came back within 2 years in the team, and in present this man is playing in West Indies cricket team. This is an inspirational story of Nicholas Pooran. This is the real life example like Nick. Then वोडवो लिखा है टेड ह्यूज ने, ये ऑप्शन सही है। ल्यूप्रकल भी इसी ने लिखा है। जैक स्ट्रा लिखा है टॉम गन ने, ठीक है, टॉम गन। तो ये इसमें ऑप्शन बी एंड सी राइट होगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर सी में। देन इसके बाद नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंग्लिश रिप्लेसेस पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई, पर्शियन की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया था उसको। 1832 में हुआ था ये, 1832 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी ये। अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट इन इंडिया, 1813 में चार्ल्स ग्रांट आया था इंडिया में। यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश इन कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। 1854 में मैग्ना कार्टा आया था, मैग्ना कार्टा जिसको वुड डिस्पैच बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। इसके ड्यूरिंग 3 यूनिवर्सिटीज को सेटअप किया गया था, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। ये मैग्ना कार्टा आया था 1854 में। 1857 में ये यूनिवर्सिटीज सेटअप की गई थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट विलियम इन कलकत्ता, ये कंस्ट्रक्शन किया गया था 1758 में। इसको कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया गया था जब 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, द बैटल ऑफ प्लासी हेल्ड इन 1757, तब इसको रोक दिया गया था। बाद में इसको रीबिल्ड किया गया 1758 में। तो ऑप्शन पे चलते हैं, सबसे पहले यही आएगा डी ऑप्शन वाला, डी 3 में दिया गया है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। डी के बाद फिर आएगा अराइवल ऑफ चार्ल्स ग्रांट इन इंडिया, बी ऑप्शन आ जाएगा। देन उसके बाद फिर 32 इंग्लिश रिप्लेस पर्शियन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंपनी, 1832, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी बी ए सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा इसमें राइट आंसर है। देन इसके बाद आगे है Who among the following say that ideology is a representation of the imaginary relationship of individual to their real condition of existence? इसमें लुइस एल्थुजर जो है उन्होंने एडवांस किया था 2 थीसिस को, और वो 2 थीसिस कौन सी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। पहली जो थीसिस थी वो थी इमेजिनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल टू देयर रियल कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस। द सेकंड थीसिस वाज आइडियोलॉजी हैज मटेरियल एग्जिस्टेंस। ये 2 थीसिस जो है वो लुइस एल्थुजर ने एडवांस किया था इनको। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर है। देन आगे है Which book by J.G. Ballard is about a virus that frees anything it comes to in contact with? कौन सी एक बुक लिखी गई थी, इसमें एक वायरस दिखाया गया है जो भी उसके रास्ते में आता है वो सीज कर देता है। तो ये है क्रिस्टल वर्ल्ड में, ये बुक है क्रिस्टल वर्ल्ड, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन के बारे में है ये बुक। तो इसमें है एक वायरस जो फ्रीज कर देता है जो भी कॉन्टेक्ट में आता है उसके, इसमें भी ऑप्शन सी ही आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मैच का है, ये भी एनिवर्सरीज किसने लिखा है, जॉन डन ने। तो ए को हम
मैच कर देंगे सेकंड के साथ। टेम्पल लिखा है जॉर्ज हर्बर्ट ने, और रिहर्सल ट्रांसपोर्ट लिखा है एंड्रयू मार्वल ने, और पिंडारिक ओड Abram Cowley. Abram Cowley was the first person who started Pindaric ode in English literature. So A जो है वो सेकंड ऑप्शन पे है, B हमारा मिलेगा थर्ड में, तो A सेकंड B थर्ड है ऑप्शन नंबर B में। So B will be the right answer. Then next one, which of the following are books by Noam Chomsky? Noam Chomsky की बुक्स जो है वो कौन कौन सी है? नोम चॉम्स्की ने सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर लिखा है, ये सही हो जाएगा। वर्बल लर्निंग एंड वर्बल बिहेवियर, ये लिखा है बारबरा मस्ग्रेव ने। राइटर का नाम लिख देता हूं मैं, बारबरा मस्ग्रेव, ठीक है। लैंग्वेज एंड सोसाइटी, इसको लिखा है एंड्रयू सिम्पसन ने, एंड्रयू सिम्पसन, ठीक है। और एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ये भी नोम चॉम्स्की ने लिखा है। प्रैग्मेटिक ऑफ पोलाइटनेस, इसको लिखा है जोफ्री लीच ने, जोफ्री लीच। तो इसमें ये तीन ऑप्शन जो है ये एलिमिनेट हो जाएंगे, बी, सी और ई, ठीक है। तो ए एंड डी ये लिखा है नोम चॉम्स्की ने, लास्ट ऑप्शन में दिया गया है डी और ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। देन अगला क्वेश्चन है जी, विच टू अमंग द फॉलोइंग कंडेम्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 50,000 स्लेव्स इनटू इंग्लैंड इन 1771। कॉलोनियल टाइम चल रहा था उस टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड था, उसमें स्लेव्स जो है वो लेके आते थे इंग्लैंड में। तो हमने बताना है किन दो राइटर्स ने इनको कंडेमन किया है, इनको इनकी निंदा की है। तो ये थे सैमुअल जॉनसन और होरेस वॉलपोल, ये दो राइटर थे, होरेस वॉलपोल। ए और सी, ए एंड सी इज गिवन इन ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, व्हाट टर्म डिड बर्टोल्ट ब्रेस्ट यूज फॉर हिज मोड ऑफ ड्रामा राइटिंग टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ट्रेडिशनल थिएटर। ट्रेडिशनल थिएटर से कुछ अलग लिखने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एक टर्म को यूज किया है, और वो टर्म थी एपिक थिएटर। एपिक थिएटर जो टर्म है ये कॉइन की थी आर्विन पिस्केटर ने, आर्विन पिस्केटर, इसने टर्म को कॉइन किया है, और बर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एपिक थिएटर को यूज किया है डिस्टिंग्विश करने के लिए ट्रेडिशनल थिएटर से, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है। देन नेक्स्ट है, which among the following are example of the कुंस्टल रोमन। कुंस्टल रोमन के एग्जाम्पल कौन से हैं? कुंस्टल रोमन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। सो फ्रेंड्स, कुंस्टल रोमन इज ए मीन्स ऑफ आर्टिस्ट नोवेल, और आर्टिस्ट के बारे में जो नोवेल लिखी जाती है, जो उसकी ग्रोथ के बारे में बात करती है, उसकी मैच्योरिटी के बारे में बात करती है, जिसको हम कमिंग एज नोवेल भी बोलते हैं। जो अभी पीछे एग्जाम्पल आया था फनी बॉय वाला, जिसको श्याम सुल्वादोराय ने लिखा था, श्रीलंकन कैनेडियन राइटर थे। तो कुंस्टल रोमन में आते हैं कमिंग एज नोवेल, या ये जोनरा है जिसमें जो ऑथर है उसकी ग्रोथ के बारे में, उसकी मैच्योरिटी के बारे में बात की जाती है, उसके चाइल्डहुड से लेके उसके अडल्टहुड तक की स्टोरी उसमें दिखाई जाती है, उसको हम कुंस्टल रोमन बोलते हैं। और इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, इसकी सब कैटेगरी होती है बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, बिल्डिंग्स रोमन। अगली बार पेपर में यही पूछा जाएगा, याद कर लेना इसको अच्छे से, बिल्डिंग्स रोमन, ठीक है। तो इसको कॉइन किया था, इस टर्म को कॉइन किया है कार्ल मॉर्गनस्टर्न ने, कार्ल मॉर्गनस्टर्न, ठीक है। ये भी नाम याद रखना। बिल्डिंग्स रोमन जो है इसी को कुंस्टल रोमन बोलते हैं, या कुंस्टल रोमन का ये एक सब कैटेगरी है बिल्डिंग्स रोमन या कमिंग एज नोवेल। तो इसमें कौन कौन सी नोवेल आती है ऑप्शन में देखते हैं। पोर्ट्रेट ऑफ लेडी नहीं है। डेविड कॉपरफील्ड, देखो डेविड कॉपरफील्ड में पूरी की पूरी स्टोरी जो है उसके चाइल्डहुड से उसकी मैच्योरिटी तक दिखाई गई है। टॉम जोन्स में ऐसा नहीं है। पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, इसमें जेम्स जॉयस ने लिखा है। ये जेम्स जॉयस के में इसमें जो स्टीफन डेडलेस एक कैरेक्टर है उसकी पूरी लाइफ की स्टोरी को मेंशन किया गया है। तो ये भी कमिंग एज नॉवल है। तो इसमें बी एंड डी ये दोनों सही ऑप्शन होंगे। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है बी एंड डी, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग एसे फ्रॉम पार्ट ऑफ मिखाइल बैक्टिन द डायलॉजिक इमेजिनेशन फॉर एसे। द डायलॉजिक इमेजिनेशन लिखा है मिखाइल बैक्टिन ने, और इसमें 4 एसे हैं, ठीक है। सीक्वेंस में आपको चारों एसे के नाम याद करने हैं। पहला एसे इसमें था एपिक एंड नोवेल, एपिक एंड नोवेल पहला एसे था। और दूसरा जो है फ्रॉम द प्री हिस्ट्री ऑफ नोवेलिस्ट डिस्कोर्स, फ्रॉम द
प्री हिस्ट्री ऑफ नॉवलिस्ट डिस्कोर्स। ठीक है, दूसरा ऐसे ये था। और जो थर्ड ऐसे है, इसमें थर्ड था फ्रॉम द टाइम एंड क्रोनोटॉप ऑफ द नोवेल। ये तीसरा है, इसमें क्रोनोलॉजी में याद रखना है, तीसरा है। और फोर्थ है डिस्कोर्स इन द नोवेल, ये फोर्थ वन है। तो डायलॉजिक इमेजिनेशन में जो चार ऐसे थे, उनमें से दो ऐसे डिस्कोर्स इन द नोवेल और फ्रॉम ऑफ द टाइम्स एंड क्रोनोटॉप इन द नोवेल। ठीक है, ये दो ऐसे हैं और दो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये चार ऐसे थे इसमें डायलॉजिक इमेजिनेशन में। तो इसमें हमारा बी और डी वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज उर्वशी बुटालियाज अदर साइड ऑफ साइलेंस प्राइमरीली सीक टू। उर्वशी बुटालिया ने द अदर साइड ऑफ साइलेंस में बताया है कि ये जो पार्टीशन हुई थी, ये सिर्फ एक पार्टीशन नहीं थी, सिर्फ ये एक पॉलिटिकल डिवाइड नहीं किया गया था, पॉलिटिकली डिवाइड से कुछ ज्यादा हुआ था इसमें। और इसके अलावा इसमें पर्सनल हिस्ट्री को भी मेंशन किया गया है। तो पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, अंडरस्टैंड द पार्टीशन इफ समथिंग मोर देन ए पॉलिटिकल डिवाइड। ये सही होगा, पॉलिटिकल से कुछ ज्यादा था। और पर्सनल हिस्ट्री को भी इसमें मेंशन किया गया है। तो पहले दोनों ऑप्शन इसमें राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट वन, विच शेक्सपियरियन कॉमेडी स्ट्रक्चर्ड एज ए प्ले विद इन प्ले। कौन से शेक्सपियरियन कॉमेडी में स्ट्रक्चर किया गया है प्ले विद इन प्ले। ये मिडसमर नाइट ड्रीम जो है, इसमें ऐसा किया गया है। इसमें एक कैरेक्टर होता है निक बॉटम, जिसको मेन रोल लीड करना होता है। तो मिडसमर नाइट ड्रीम जो है वो इसका सही आंसर होगा। प्ले विद इन प्ले होता है, ऐसे स्टोरी विद इन स्टोरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टोरी विद इन स्टोरी को बोलते हैं फ्रेम नैरेटिव, जिसको इंग्लिश में सबसे पहले जोफ्री चौसर ने शुरू किया था। जो कैंटरबरी टेल्स लिखा है, एक स्टोरी के अंदर 24 स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है, उसको फ्रेम नैरेटिव बोलते हैं। और फ्रेम नैरेटिव इस जोनरा को सबसे पहले बोकेसियो ने स्टार्ट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखना। देन नेक्स्ट है, which of these is identified by Ariel Dorfman and Armand Matlard as having been deployed in Walt Disney comic book to propagate imperialist ideology। डिज्नी की जो कॉमिक बुक है उसको प्रोपोगेट किया गया है किसके द्वारा, इन्होंने एक बुक लिखी है हाउ टू रीड डोनाल्ड डक, और ये बुक लिखी है एरियल और आर्मंड ने, दोनों ने मिलके। तो ऑप्शन में देखते हैं हम डिफेकेशन क्या होता है। डिफेकेशन होता है जब एक वर्क लिखा जाता है उसमें प्रेज किया जाता है पोजीशन ऑफ गॉड को, उसको डिफेकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इम्पोवेशमेंट में इसमें रिड्यूस पॉवर्टी की बात की जाती है। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं है इसमें। इनफेंटेसिलाइजेशन, इनफेंटेसिलाइजेशन में क्या होता है, व्हेन ए अडल्ट इज बीइंग ट्रीटेड लाइक ए चाइल्ड, जिसमें एक अडल्ट को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो बच्चा है। तो इनफेंटिलाइजेशन ही किया गया है इस बुक में, जो इन्होंने लिखी है हाउ टू रीड डोनाल्ड डक। इसमें एरियल और आर्मंड ने इनफेंटिलाइजेशन किया है वॉल्ट डिज्नी की कॉमिक बुक को। देन इसके बाद नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द व्यू दैट पोएट्री वाज ओनली एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन एंड देयरफॉर ट्राइबल। और ट्राइबल होता है जो तुच्छ चीजें होती है, जो घटिया चीजें होती है, उनको ट्राइबल बोला जाता है। तो कौन से राइटर ने पोइट्री को बोला है कि एक इमिटेशन है, सिर्फ एक इमिटेशन की इमिटेशन होती है, बट एक बहुत ही घटिया चीज होती है ये। तो अरिस्टोटल ने, फाइडो, प्लेटो, जेनोक्रेट्स। तो प्लेटो ने बोला है, देखो जब हम प्लेटो के क्रिटिसिज्म को पढ़ते हैं तब उसमें प्लेटो ने बोला है कि जो पोइट्री है वो मदर ऑफ लाइज है, और फिलोसफी को बेटर बताया है पोइट्री से, क्योंकि फिलोसोफर के पास जो है वो न्यू आइडियाज होते हैं, बट जो पोइट्री होती है वो सिर्फ इमिटेशन होती है। तो प्लेटो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद आगे आगे नहीं है, आज के 40 क्वेश्चंस के आसपास हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरा पर्सनली सजेशन है आपको, आप इन दोनों पेपर को, जो 2021 का शिफ्ट 1 का भी और शिफ्ट 2 का भी, दोनों एग्जाम को आप अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, क्योंकि इन पेपर से आपको जो आने वाला एग्जाम है, जो 2021 का एग्जाम होगा अभी, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए। सारी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, उन पे 4 वीडियोस टोटल मैंने बनाई है, इन पे 2 पार्ट में वीडियो को बनाया है, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।